अचानक सास को खबर मिलती है कि दामाद की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। जैसे ही तबीयत ख़राब की सूचना मिलती है तो सास अपने दामाद को मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, उसके हालचाल पूछने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। पहली बार थी, पहली मुलाकात थी और दोनों सुबह से लेकर शाम के लिए सास गई हुई थी, लेकिन दामाद जिद करने लगता है कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आज रात यहीं रुक जाइए। सास जैसे ही उस रात रुक जाती है तो दोनों एक साथ एक ही बेड और एक ही रूम पर लाइट बंद करके सो जाते हैं। फिर उनके बीच आखिर क्या हो रहा था इसका अंदाज़ा नहीं था दोस्तों। सास अगले सुबह होती है, सास जाने लगती है, लेकिन दामाद फिर कहता है कि और एक दो दिन रुक जाती तो और अच्छा होता। दोनों ऐसे रह रहे थे जैसे कोई मियाँ बीबी रह रहे हैं और पति पत्नी रह रहे हैं। दोस्तों शादी नज़दीक आ रही थी, अभी 9 दिन का समय ही बाकी था। पूरे इलाके में खबर फैल जाती है, सास और दामाद दोनों घर से अचानक ही लापता हो जाते हैं। दोस्तों यह कहानी सोशल मीडिया, कुछ अखबारों तक ही फैल जाती है, पूरा गांव में हाहाकार मच जाता है। आखिरकार सास और दामाद ये सब क्या किया? आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों और दिल दहला लेने वाली है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कहानी को आगे बढ़ने से पहले एक लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का है दोस्तों। अलीगढ़ का एक थाना लगता है मांड्रा और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर। दरअसल इस गांव की रहने वाली एक महिला का नाम होता है सपना देवी। सपना देवी अपने पति, जिसका नाम जितेंद्र होता है, उसको प्यार से जीतू भी बुलाया करते थे। उससे कहते हैं कि देखो भाई, शादी में अभी 9 दिन बाकी है और 6 अप्रैल 2025 की तारीख आ चुकी है। आपको मेरी बहन के यहाँ पर जाना चाहिए, जाकर आपको कार्ड दे आना चाहिए, नहीं तो वहाँ देर हो जाएगी और हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। जैसे ही वो जितेंद्र सुनता है यह बात, अपनी पत्नी सपना देवी को बात सुनाने के बाद सीधा उसके बहन के घर पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वहाँ कार्ड देकर वापस अपने इलाके बेटी के शादी कार्ड बांटने में थोड़ा बिजी हो जाता है। वापस लौट आता है दोस्तों। 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे का समय था। जीतू ने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटी तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है? तो बेटी कहती है कि पिताजी वो शाम को 4:30 बजे आसपास घर से निकली थी, यह कह कर कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदनी है, वो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। जैसे ही पिता ने यह सुनी, उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की। जैसे ही कोशिश की, पत्नी ने कहा मैं बस अभी पहुंचने वाली हूं। आने को अगले 1 घंटे तक रात के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लगातार फ़ोन लगाया और उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम सपना देवी होता है दोस्तों। सपना देवी का ना कोई खबर, बहाने कर रही थी, अभी आने वाला हूं, थोड़ी देर में पहुंचूंगा। इस तरह के बहाने कर 1 घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता है। अचानक ही उसका नंबर स्विच ऑफ आ जाता है। लेकिन जब नंबर स्विच ऑफ आ रहा था तो आखिरकार यह पता चल चुका था कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जितेंद्र ने अपने दामाद को फ़ोन लगाया। दामाद ने कहा मुझे पूरी जानकारी है, जो मेरी पत्नी आने की सपना देवी है वो तुम्हारे साथ है, मेरी बात कराओ। उस शुरुआत में राहुल नाम का जो उससे शादी होने वाला था 16 अप्रैल 2025 को, उसके बाद उसने दामाद से कहा कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की, उसे प्यार से पूछा, तो आखिरकार राहुल जो लड़का होता है यह कहने लगता है कि यह अब चिंता करने की अब टेंशन नहीं है, 18 साल से तुम्हारे साथ ही रह रही है, तुम्हारे जिसको बिना किए परेशान तुमने इतना टॉर्चर किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरह से इनका ख्याल रखूँगा, पूरी तरह से इनके साथ रखूँगा और देख लेना, इन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दूँगा। जैसे ही यह बात सुनती है, आखिरकार जितेंद्र जो होता है, जो ससुर होता है, वह उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। दामाद ये सब क्या कर रहा है? 10:30 बजे रात के नंबर बंद हो जाता है। नंबर बंद हो जाने के बाद बातचीत का जो साधन था, जो नेटवर्क था, वो बंद हो जाता है दोस्तों। अब ये जो जितेंद्र होता है वो सोचकर परेशान था कि आखिरकार उसकी पत्नी ये क्या किया जो अपने दामाद के साथ ही कहीं चली गई। हो सकता है पूरी रात निकल चुकी है, सुबह आ जाए। पूरी रात बैठे बैठे इंतज़ार करता रहा दोस्तों। दरवाजे पर लगातार टकटकी लगाए बैठे था कि क्या कब उसकी पत्नी सपना घर आ जाएगी, उसकी जो अभी उसको
डाउट था वो क्लियर हो जाएगा, डाउट सिर्फ डाउट में बदल जाएगी। उसकी पत्नी वापस आई, पूरी रात निकल जाती है। इसके बाद जीतू आसपास के लोगों से बातचीत करता है, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करता है, परिवार के लोगों से बातचीत करता है दोस्तों, कि उसकी जो पत्नी है अचानक रात से गायब हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ चल गई है, किस हाल में है। तभी घर वाले परिवार वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, पहले घर में देखो आखिरकार कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, घर की जो अलमारी थी, घर की कोई चीज़ें तो नहीं है या नहीं। तो पता चलता है कि घर में लगभग 5 लाख थे वो नकदी गायब थी, साथ ही लगभग 3 से 3.5 लाख के जो जेवरात थे वो भी गायब हो चुके थे। अब इतना देखने के बाद तो उसका पत्नी गायब हो चुकी थी, दूसरा यह कि नकदी जेवरात भी गायब हो चुका था। यह पूरा शक माहौल में बदल जाता है कि उसकी पत्नी ही ने अपने साथियों से मिलकर वह जाके सारा सामान गायब कर दिया है। तब जाके साथियों से मिलकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पुलिस स्टेशन में जितेंद्र जो होता है अपनी पत्नी के खिलाफ गुमशुदगी और घर में जेवरात और पैसे गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अक्टूबर 2024 की बात है। राहुल नाम के एक लड़का है जिसका नाम उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। उनके पिता का नाम जो हुलाल था, गांव का मछरिया थाना का रहने वाला था, मछरिया नागला थाना का रहने वाला है, जिसका तहसीलदार छर्रा लगती है, जिला जिसका अलीगढ़ लगता है दोस्तों। उसकी बेटी की शादी तय हुई थी, बेटी जो कि उसका 8वीं क्लास तक पढ़ी है, नाम उसका शिवानी है। इन दोनों की शादी तय हुई थी। यह कि लगभग अक्टूबर 2024 के आसपास की बात थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद लगभग 1 महीना या 1.5 महीना का समय रहा होगा, समय बीत जाता है और सास और जो दामाद होता है दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। दरअसल जब यह रिश्ता लगा था तब वो बीच में आ जाता है। वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहकर फेरी का काम किया करते थे, कपड़े का व्यापार करता था, गांव-गांव जाकर वह कपड़े बेचा करता था और लेडीज का सारे कपड़े दिया करता था। वह घर पे काम करता है। अब जब वह घर पे फ़ोन करता था तो पता चलता कि उसकी पत्नी व दामाद से बातचीत हो रही है। जब देखो 24 घंटे में लगभग 14 से 16 घंटे तक दामाद से ही बातचीत किया करता था। अब वो प्यार बातचीत तो अब शक नहीं था, लेकिन उसका अचानक यूँ गायब होना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। जब उसकी अंतिम बार बात हुई तो उसने कहा शादी को 18 साल हो गए, तुमने 18 साल कितना परेशान किया है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वह उसके साथ ही रहेगी, उसका वो पूरी तरह से ख्याल रखेगा। साहब उसकी पत्नी को ढूंढ के ला दीजिए। घर से 3.5 लाख की नकदी गायब है, लगभग 5 लाख के जेवरात भी गायब है। बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। जब ये थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो वो सब उससे पूछते हैं कि कैसे मिले, कैसे बातचीत। उसने कहा पहले तो वो सिर्फ बातचीत ही किया करते थे फ़ोन पर, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके पास फ़ोन पहुंचता है। उस वक्त वो बेंगलुरु में अपना काम कर रहा था। पत्नी सपना देवी कहती है कि दामाद जी की थोड़ी तबीयत खराब है, पता चला कि उन्हें जाकर देखना चाहिए। जब बात देखने की आती है वह खुद कहता है कि जाकर तुम देखाओ। पत्नी खुद कहती कि मैं सुबह को आऊँगा, शाम को अगर देर हो जाएगी तो मुझे लौटना मुश्किल हो जाएगा। ना तो लौट कर आती हूँ, ना 3-4 दिन हो जाता है। और 5 को जब लौट आती है, 5 को रात अपने दामाद के साथ ही रहती है। तब तो उन्हें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इन दोनों को पहली बार 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च, 5 मार्च को फिजिकल रिलेशनशिप बने थे दोस्तों। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। शायद यही इन दोनों का प्यार का परवाना चढ़ चुका था, इसलिए आप इनमें से मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने कहते हैं कि ठीक है, आप तरजीब दे जाइए। दोनों का जो नंबर था वह सलार पर लगा दिया जाता है। साथ ही उसका मोबाइल का कॉल डेटा निकाल कर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। साथ ही जो लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश करता है। पूछा जाता है आखिरकार शादी कब थी, कब तय हुई थी। तब सब बात सामने आती है। 16 अप्रैल 2025 के गांव की अंदर ही शादी होनी थी। वहीं पर टेंट का इंतजाम किया गया था, वहीं पर सब कुछ खाने पीने का, हलवाई का भी इंतजाम किया गया था। कार्ड बंटवा दिए गए थे। वो 25 मार्च को वापस लौट कर आता और 25 मार्च को लौट कर आता तो उसने जब अपनी पत्नी को देखता था, पत्नी हर वक्त बातचीत किया करती थी।
पूछता था कि किससे बात कर रही हो, पूछता था कि मैं अपने सामान की खरीदारी और बाज़ार की सारी सामान की खरीदारी अपने दामाद से सारा मिलान कर रही हूँ, पूछताछ कर रही हूँ, ये बात बोलकर उसे टाल दिया करता था। लेकिन जो दामाद और सास होती थी, इन दोनों के मन में कोई और गंदगी पल रही थी दोस्तों। किसी ने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था। 1 अप्रैल 2025 की बात है। दामाद ने फ़ोन करके कहा था कि ससुर जी के आने की, पापा जी मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे एक मोबाइल तो गिफ्ट कर दो। जब बात मोबाइल की गिफ्ट करने की आती है तो वीवो का जो मोबाइल होता है उसे लगभग, जिसकी कीमत 10,000 12,000 के आसपास होती है, मोबाइल किस्त पर लिया जाता था और किस्त पर लेने के बाद उसे दे दिया जाता है। उसे यही नहीं जानता था कि इस फ़ोन का जो भी गलत इस्तेमाल करेंगे, आखिरकार उसका कॉल डिटेल वो राहुल के पास चला जाएगा। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, यह पता लगाने की कोशिश करने लगती है। जब यह जानकारी जुटाई जाती है, खुद जितेंद्र होता है, बातचीत हुई थी, उसमें से पूछा जाता है कि तुम शादी कब हुई थी, और जो तुम्हारी पत्नी है, हालांकि पत्नी का असली नाम अपना सपना देवी बताती है, उन्हें प्यार से सपना देवी बुलाते थे, ताकि बहुत मान और सुनने में, देखने को बहुत सुना होगा, इसलिए सपना देवी बहुत ही सुंदर भी लगती थी दोस्तों। 2007 में ये बात करता है कि जयरामपुर एक गांव लगता है और जहां पर मिरहोची और जिला लगता है। एटा जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला एटा जिला होता है। 2007 में इन दोनों की शादी हुई थी। पहले एक बेटी पैदा होती है, उसके बाद एक बेटा पैदा होता है और बेटा 3 बच्चे पैदा होते हैं। और ये जो घटनाक्रम होता है, जो मामला है, जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो चारों तरफ समाज में हाहाकार मच जाता है दोस्तों। लेकिन तमाम तरह की बातें सुनने और देखने की होती है। माँ और बेटे जैसा रिश्ता, उसमें आखिरकार ऐसा क्यों होता है? जब बेटी ने मीडिया वालों से, पत्रकारों से पूछना किया और वहाँ बात करना शुरू किया तो दोस्तों ऐसी बात निकल कर आती कि जब धीरे धीरे लोगों ने एहसास कराया तो लड़की जैसी कि वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह बीमार पड़ने लगती है और अपनी माँ की उस करतूत को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है, वह सोचने पर मजबूर हो जाती है दोस्तों। आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया? पत्रकार ने उससे पूछा कि आप कहना क्या चाहती हो? तो उसने कहा, मैं अपनी माँ से एक बात करना चाहती हूँ, जो भी नकद, जो भी जेवरात, जो भी पैसे लेकर गए थे वो वापस लेकर दे दो और तुम्हें जहाँ जीना है वहाँ जी लो। दोस्तों इस तरह से जब जितेंद्र जीतू से पूछा जाता है, वो पूछता जाता है कि बस मैं पुलिस प्रशासन से एक ही अपील करता हूँ कि अब मेरी आंखें के सामने मेरी पत्नी लाकर दे दो। मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के लिए इतना बुरा काम क्यों किया, इस तरह से दरिंदगी क्यों की कि अपनी ही बेटी के शौहर के साथ तुमने इतना गंदी हरकत कर दी। एफआईआर दर्ज किया जाता है। जब पुलिस वालों आने के अधिकारियों ने जानने की कोशिश की आखिरकार मामला इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, वो कहते हैं कि लड़का आने की दामाद जो और लड़की आने की सास जो है उनकी उम्र 38 साल है, वो दोनों बालिग हो चुके हैं, वो 20 साल के आसपास से प्लस हो चुके हैं, दोनों ही बालिग हैं। भारत का जो कानून वह कहता है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, वह खुद जानते हैं कि उसका फैसला क्या है, अच्छा है या बुरा है, उनके यह नतीजे हैं वो, इसलिए उन्होंने सोचा समझ के फैसला लिया है। आदि सास यह जिद पर अड़ जाए, उसे अपने दामाद के साथ ही रहना है, तो शायद जितेंद्र भी नहीं बल्कि कानून भी उसे नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरह से उन दोनों का घर के साथ जो भी शिकायतें थी, वह 3.5 लाख रुपया की कैश थी और 5 लाख 5.5 लाख का जेवर जो भी था, वह सास लेके अपने शौहर यानी दामाद के साथ चले जाते हैं और उन रिपोर्ट भी लिखाया जाता है। भविष्य में बात तय हो जाती है और अपराध सिद्ध नहीं होता है। घर से सामान कुछ ऐसी चोरी वगैरह नहीं है जो उनका कुछ भी बिगाड़ सकता है। जहां वह रह सकते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढने की तमाम कोशिश कर रहा है, लेकिन ढूंढने की भी शायद कोई फायदा नहीं होगा। उसने ना केवल 2 बच्चों का नुकसान किया, 2 बेटे और साथ ही बेटी का नुकसान किया है दोस्तों। बेटी का इज्जत पर भी तार तार कर दिया है, अपनी भी इज्जत के तार तार किया है। समाज में जो एक मैसेज था, संदेश था, वो बहुत गलत चला गया था दोस्तों। इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल को दुख पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस आपको सचेत करना है। सोच समझकर काम करने के लिए इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान
को हिला कर रख दिया है, माँ बेटी रिश्ते और दामाद को हिला कर रख दिया है। दोस्तों ये कहानी में सुनकर आप लोग को कैसा लगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।